हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जो राज व्यवस्था है उसकी विषय वस्तु कैसे है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, उसको हम देखते हैं। दोस्त, यहाँ हम देखेंगे कि संवैधानिक ढांचा भाग 1। इससे पहले एक चीज इसमें समझ लें, ये जो अभी मेरे पास ऑनलाइन में हम आप देख रहे हैं पंचम संस्करण 5th एडिशन है, जो लेटेस्ट में 7वां एडिशन चल रहा है। ऑफलाइन में जो टेक्स्ट है मेरे पास वो 7th एडिशन है। ये भारत की राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत 5th एडिशन है और इसमें जो कंटेंट है उसके बारे में अभी आप देखेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क भाग 1 संवैधानिक ढांचा, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? भाग 1 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, सिटीजनशिप, नागरिकता, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 11 चैप्टर्स, ये संवैधानिक ढांचा, संविधान जो बन रहा है, जो संविधान हम पढ़ते हैं उसका ये ढांचा हुआ। इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें संविधान के बारे में पता चलेगा कि संविधान होता क्या है और उसको हम कैसे देश के लिए लागू किया गया है, क्या है उसमें, ये सब देखेंगे। इससे पहले आपको हम एक जानकारी और दे दें कि इस पुस्तक को पढ़ने से पहले क्या होता है कि थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में चाहिए। जो भी बीपीएससी या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में लगे हुए हैं, सभी के लिए ये पॉलिटिकल, राजनीतिक व्यवस्था को जानने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। और बहुत महत्वपूर्ण क्या, यही एक पुस्तक है जिसे पॉलिटी को कवर करती है, वो पीटी लेवल पे भी और मेंस लेवल पर भी। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं कि अंक कितना संभावित उसमें किया गया था शुरू में। ये कुछ और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो इसमें प्रश्नों का विभाजन कैसे कैसे किया गया। ये बुक्स के लिए कंटेंट देखने के लिए सिविल सेवा परीक्षा के विषय में सब कुछ दिया गया है, कितने मार्क्स का होता है, सिलेबस, अंक तालिका दिया गया है ये। और इससे नीचे आप आएंगे, एक बार ओवरव्यू हो जाएंगे, विषय सूची भाग 1 में देख रहे हैं आप ये सब कुछ 11 चैप्टर्स अभी हमने देखे, और फिर भाग 2 शुरू होती है यहाँ पर। दोस्तों, जब भाग 1 की जानकारी आप देखेंगे तो इसमें जो 11 चैप्टर्स हैं, उसके बाद सरकार की प्रणाली, सिस्टम्स, फिर भाग 3, भाग 4। तो इसमें इस बुक में जो बताया गया है, जो आप लेटेस्ट वाली बुक देखेंगे उसमें 13 भाग दिए गए हैं टोटल। जैसे भाग 3, 4 स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ही और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहला जो है वो है कौन सा, भाग 1, और इसमें दिया गया है
सबसे फर्स्ट चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भाग 1 संवैधानिक ढांचा, संविधान को समझने के लिए जितने चैप्टर्स की जरूरत है वो दिया गया है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? कंपनी का शासन और ताज का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी के शासन के रूप में हम अध्ययन करते हैं, और 1858 से 1947, 1858 से 1947 तक ताज का शासन, क्राउन के शासन को हम पढ़ते हैं। और कंपनी का शासन इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? फिर ताज का शासन इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? 1858 से 1947 तक का जो एक्ट है कैसे बना, क्या बना, डिटेल में हम चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। इसी तरह संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, गठन कैसे किया गया संविधान सभा का। जो एक संविधान पुस्तक बुक बनाने के लिए जितने भी लोगों का बैठना हुआ, वो सभा जो बनी वो कैसे बनी, संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी, समितियां कितनी थी, कौन थी, कितनी समिति बनाई गई, संविधान का प्रभाव में आना, कब से ये प्रभाव में आया, किस डेट से ये माना गया, संविधान का प्रवर्तन कैसे किया गया, संविधान सभा की आलोचना भी हुई वो कैसे, और आवश्यक तथ्य जो इससे संदर्भ सूची कहाँ से ले गया। ये संदर्भ सूची सभी चैप्टर्स के अंत में रहेंगे, ये हमारे लिए पढ़ने के लिए जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बुक के लिए जरूरी है जो कहाँ से इन विषयों को इन्होंने लिया है। आवश्यक तथ्य तक हम देखेंगे। इसी तरह संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं, संविधान की आलोचना भी हुई, और संदर्भ सूची। फिर संदर्भ सूची हम नहीं पढ़ेंगे। यहां ध्यान दें, संविधान की आलोचना, और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान सभा की आलोचना, दोनों अलग अलग बात है। ध्यान देखेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। आप देखेंगे संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु, प्रस्तावना के तत्व, मुख्य शब्द क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है। यहाँ पर संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, क्वेश्चंस डायरेक्ट आया है, क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या अथवा नहीं, स्पष्ट करें। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, प्रस्तावना में भी संशोधन है अथवा नहीं। फिर हम चलेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्यों का संघ, संघ कैसे बनता है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, नागरिकता, सिटीजनशिप, हम सभी जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में डुअल होता है। इसका अर्थ और महत्व समझेंगे। संवैधानिक उपबंध, नागरिकता अधिनियम 1955, एकल नागरिकता क्या होती है, कैसे होते हैं, विदेशी भारतीय नागरिक, मूल अधिकार, बहुत 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 जरूरी, संविधान का सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्णों में से एक ये चैप्टर्स होते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकारों की विशेषताएं, राज्य की परिभाषा, राज्य किसे कहेंगे, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट प्रकार एवं क्षेत्र, सशस्त्र बल एवं मूल कानून, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति, मूल अधिकारों के अपवाद, मूल अधिकार के क्या क्या अपवाद होंगे इसे देखेंगे, मूल अधिकारों की आलोचना, मूल अधिकारों का महत्व, भाग 3 के बाहर अधिकार, भाग 3 क्यों,
क्योंकि भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया है संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। निदेशक तत्वों की विशेषताएं, निदेशक तत्वों का वर्गीकरण, नए निदेशक तत्व, निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति, निदेशक तत्वों की आलोचना, निदेशक तत्वों की उपयोगिता, मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव, निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, भाग 4 से बाहर के निर्देश। अभी जो डीपीएसपी हम पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसी के अंतर्गत आप देखेंगे जो सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है या उत्तराखंड सरकार ने ला दिया, पहले से गोवा में बना हुआ है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य जो है इसके लिए क्या नीति निर्देशक तत्व है, इसी के अंतर्गत वो विषय रखा गया आर्टिकल 44 में। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज किसका, मूल कर्तव्य किसका होना चाहिए? मूल कर्तव्य सरकार का, राज्य का या नागरिक का, सभी के लिए कर्तव्य क्या है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह लागू किया गया था। मूल कर्तव्यों की सूची, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमिटीज के सिफारिशों से लागू हुआ? 3-4 कमिटी के नाम दे देंगे, स्वर्ण सिंह समिति, चैप्टर्स का ही नाम हो गया। मूल कर्तव्यों की सूची क्या क्या है, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, मूल कर्तव्यों की आलोचना, मूल कर्तव्यों का महत्व, वर्मा समिति की टिप्पणियां, इतना हम देखेंगे। फिर संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है, क्या तरीका है, क्यों किया जाएगा और क्यों नहीं किया जाएगा, संशोधन प्रक्रिया, संशोधन के प्रकार, संशोधन प्रक्रिया की आलोचना, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संरचना का प्रादुर्भाव, मूल संरचना के तत्व, ये सब कुछ हमने भाग 1 में जो पॉलिटी विषय है एम लक्ष्मीकांत के द्वारा, बहुत ही फेमस बुक, इसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इससे हमें संविधान की जो संविधान बुक है, किताब है, लॉ की बुक है, उसे समझने के लिए इतना जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। फिर भाग 2 में हम देखते हैं सरकार की प्रणाली। दोस्तों, आज हम विषय वस्तु के बारे में जान रहे हैं और एक एक चैप्टर करके एक एक बिंदु को हम क्लियर करते जाएंगे। सरकार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सिस्टम क्या होती है, तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ओवरऑल विषय की बात कर रहे हैं। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे होती है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की विशेषताएं, संसदीय विशेषताएं क्या हो गई, जैसे इंडिया में, अपने भारत में, ब्रिटेन में, राष्ट्रपति शासन जैसे अमेरिका में, संसदीय व्यवस्था के गुण क्या हैं, संसदीय व्यवस्था के दोष क्या हैं, संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण क्या है, क्यों हम संसदीय व्यवस्था को अपनाया, भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद क्या है, वहां भी पार्लियामेंट है ब्रिटिश में और भारत में भी, लेकिन दोनों में विभेद क्या है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम कैसे काम करता है, संविधान की संघीय विशेषता क्या है, संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या हैं, संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होंगे, केंद्र राज्य संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्त। अब भारत का जो केंद्र सरकार होती है उसके साथ राज्य के साथ कैसा संबंध होगा, जो राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज, 28 और 8, इन सभी के साथ केंद्र सरकार का कैसा संबंध है, इसके बारे में हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में देखते हैं। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्तियां। अंतरराज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस, एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जो संबंध होंगे उसमें कैसा होगा, जैसे एग्जांपल अंतरराज्यीय जल विवाद, क्योंकि जो नदी धाराएं होती है किसी एक राज्य में तो नहीं, कई राज्यों में बहती है। अंतरराज्यीय परिषद, लोक अधिनियम, दस्तावेज, न्यायिक प्रक्रिया, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य, जिसमें जीएसटी का बहुत बड़ा रोल अब आ गया है, क्षेत्रीय परिषदें, अंतरराज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद, याद रखें, एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस,
राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना। तो ये सब हम देख रहे हैं किसमें, भाग 2। और भाग 2 में हम क्या देखते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सिस्टम क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे भाग 3, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में टोटल जानकारी, यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्हता, शपथ, शर्तें, पदावधि, महाभियोग, पद रिक्तता, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या होता है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होती है। फिर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, हम जानते हैं कि हमारे संसद में जो उपराष्ट्रपति का पद है वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। निर्वाचन कैसे होते हैं, अर्हता क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होती है, पदावधि, पद की रिक्तता, चुनाव, विवाद, शक्तियां, कार्य, भारत एवं अमेरिका उपराष्ट्रपतियों की तुलना, परिलब्धियां, संदर्भ सूची। संदर्भ सूची उतना जरूरी नहीं है, परिलब्धियां तक, यहां तक हम देखेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसे जानना है आपको। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, शपथ, पदावधि, वेतन, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां, भूमिका का वर्णन, राष्ट्रपति के साथ संबंध, वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, और संदर्भ सूची को नहीं देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जैसे 2024 में इस वर्ष हम कहेंगे कि लोकसभा का चुनाव है, या हम क्या कहेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा जो मिलकर और राष्ट्रपति भवन मिलकर जो संसद है, तो संसद में जो निचला सदन लोकसभा है उसका चुनाव है, या हम उसे कहते हैं आम चुनाव है। हम ये भी कहते हैं आम बोलचाल में कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव होना अलग बात है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव या आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस या इलेक्शन ईयर्स, ऐसे हम कहते हैं। ठीक, क्योंकि जितने भी मेंबर जीतते हैं, जो भी पार्टी जीतती है लोकसभा में जीत कर आते हैं, और उन लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करते हैं, उस पार्टी के जो नेता होते हैं उनको जो है सो प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मिनिस्टर्स को, मंत्री परिषद को, मंत्री का गठन किया जाता है। ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत पावरफुल। संवैधानिक प्रावधान क्या है, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन, मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या होते हैं, मंत्री परिषद की संरचना कैसी होती है, मंत्री परिषद बनाम मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद अलग बात है, मंत्रिमंडल अलग बात है, मंत्रिमंडल की भूमिका का वर्णन, आंतरिक किचन कैबिनेट, और संदर्भ सूची फिर हम नहीं देखेंगे क्योंकि संदर्भ सूची बुक में कौन सी टेक्स्ट कहां से लिया गया इसके बारे में होती है। मंत्रिमंडलीय समितियां, कैबिनेट कमिटीज, अलग ये हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और यहाँ पर क्या है, कैबिनेट कमिटीज, दोनों अलग अलग हैं, इसको भी हम देखेंगे। मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं, मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची, मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य, मंत्रियों के समूह, जीओएम और ईजीओएम की समाप्ति, अनौपचारिक मंत्री समूह स्थापित। संसद, पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट कैसे बनता है, क्या होता है, संसद का गठन। देखिए दोस्त, संसद का गठन, फिर दोनों सदनों की संरचना, लोकसभा की चुनाव प्रणाली, दोनों सदनों की अवधि, संसद की सदस्यता, संसद के पीठाधीन अधिकारी, संसद में नेता, संसद के सत्र। हम कहते हैं ना कि अभी संसद का 17वां लोकसभा है, अभी 17th लोकसभा अभी है, ठीक है, चल रहा है। और जब इलेक्शन हो जाएगा, मई में रिजल्ट आएगा, अब जब लोकसभा गठन फिर से, तो 18th सेशन, 18वां सेशन सत्र होगा। संसदीय कार्यवाही के साधन, संसद में विधायी प्रक्रिया, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। संसद में बजट बहुत ध्यान से, संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता,
राज्यसभा की स्थिति, संसदीय विशेषाधिकार, संसद की संप्रभुता, इतना सब कुछ हम देखेंगे। संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज, ध्यान रखिए दोस्त, संसद, पार्लियामेंट के बाद संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज, और उससे ऊपर हमने क्या देखा, कैबिनेट कमिटीज, मंत्रिमंडलीय समितियां। यहां हमने क्या देखा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, बहुत क्लोज है और ऊपर ऊपर से लगता है कि एक ही है सब कुछ, लेकिन अलग है, देखना पड़ेगा। संसदीय समितियां में हम देखेंगे अर्थ, इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वित्तीय समितियां, विभागीय अस्थायी समितियां, जांच समितियां, जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां, सदन के दैनंदिन के कामकाज से संबंधित समितियां, गृह व्यवस्था समितियां, सलाहकार समितियां, संसदीय मंच, पार्लियामेंट्री फोरम्स, मंच की स्थापना, मंच के उद्देश्य, फोरम के संगठन, फोरम के कार्य आदि, संसदीय समूह, पार्लियामेंट्री ग्रुप, समूह का औचित्य, समूह का गठन, समूह का उद्देश्य, समूह के कार्य, समूह एवं अंतर संसदीय संघ, समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देखिए अभी हम कहां पर हैं, कौन से भाग में हैं, तो आप ध्यान रखें कि हम भाग हैं केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार भाग 3 में, और केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखें। सुप्रीम कोर्ट, इसके ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के अंदर है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर है, ये याद रखें। उच्चतम न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय का स्थान, न्यायालय की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। अभी हाल में एक न्यूज आया, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का और भी रीजनल, क्षेत्रीय जो है सो पीठ या क्षेत्रीय भवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है दिल्ली में, नई दिल्ली में, और उसका क्षेत्रीय अगर होगा तो अलग अलग जगह पे अगर हम बनाएंगे तो उसी का रीजनल सेशन होगा, उनके काम को, लोड को कम करने के लिए। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे भी बहस चल रहा है, हम देखेंगे इसके अध्ययन को। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का अर्थ, न्यायिक समीक्षा का महत्व, न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र, 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता का अर्थ, दिस इज न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, दोनों अलग अलग है। न्यायिक सक्रियता का औचित्य, न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक, न्यायिक सक्रियता के लोकतंत्र आशंकाएं, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, पीआईएल का अर्थ, पीआईएल की विशेषताएं, पीआईएल का विषय क्षेत्र, पीआईएल के सिद्धांत, पीआईएल दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देश। बहुत सुनते होंगे कि जनहित याचिका, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर 4, जैसे भाग हमने 3 देखा केंद्र सरकार से संबंधित, भाग 4 देखेंगे हम राज्य सरकार से संबंधित, और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा वैसे हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से हम तुलना करेंगे गवर्नर का, स्टेट का हेड होते हैं ये। राज्यपाल की नियुक्तियां, राज्यपाल के पद की शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को पढ़ा, उसके बाद हमने प्रधानमंत्री को पढ़ा, लेकिन स्टेट पर जब आते हैं तो गवर्नर के बाद हम चीफ मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री से तुलना करते हैं। अर्थात यहाँ पर स्टेट में, राज्य में जो डिप्टी गवर्नर या वाइस गवर्नर, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उस तरह सा कोई पद यहाँ पर स्टेट में नहीं है। अगर द्विसदनीय व्यवस्था है राज्य में, फिर भी ऊपरी सदन की अध्यक्ष होंगे, बट उसको हम नहीं कहेंगे। जो उपराज्यपाल हैं वो यूटी में जो है उनको फिर हम अलग से पढ़ेंगे, वो अलग चीज है, गवर्नर की ही तरह है उनका। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद राज्य के तौर पे नहीं देखा गया है। ये हम देखते हैं कि जो गवर्नर है वो किस लेवल पे हम देखते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति जैसे केंद्र के लिए, वैसे ही राज्य के लिए राज्यपाल। मुख्यमंत्री, जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का पद होता है, वैसे ही राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का पद हो गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल एवं वेतन, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, राज्यपाल के साथ संबंध। राज्य मंत्रिपरिषद,
स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहां भी हमने केंद्र में देखा था, यहां भी देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान, मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की शपथ एवं वेतन, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का गठन, कैबिनेट। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल में हम देखेंगे राज्य विधानमंडल का गठन, 2 सदनों का गठन, दोनों सदनों का कार्यकाल, राज्य विधानमंडल की सदस्यता, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, राज्य विधानमंडल सत्र, विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया, विधान परिषद की स्थिति, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। फिर हम देखेंगे जैसे हमने केंद्र सरकार में देखे थे सुप्रीम कोर्ट को, उसी तरह हम राज्य सरकार में देखेंगे हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट में हम देखेंगे उच्च न्यायालय का संगठन, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब अधीनस्थ न्यायालय क्या होती है, इसका काम क्या होता है? संवैधानिक उपबंध संरचना एवं अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, लोक अदालत, अस्थायी लोक अदालतें, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ये सब हैं, देखेंगे हम। फिर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, क्या था मामला? जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, भारत एवं जम्मू कश्मीर के मध्य वर्तमान संबंध, जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान की विशेषताएं, जम्मू कश्मीर स्वायत्तता विधेयक अस्वीकृति, जम्मू कश्मीर के लिए वार्तालाप समूह, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष प्रावधान, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान, असम एवं मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान, सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा के लिए प्रावधान, कर्नाटक के लिए प्रावधान। फिर हम देखेंगे 3 में हमने क्या देखा था, भाग 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, फिर 4 में हमने क्या देखा था, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, फिर 5 में हम देखेंगे अब हम स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। लोकल गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार से नीचे वाली जो सरकार होती है। त्रिस्तरीय शासन पद्धति हमारे देश में है। पंचायती राज सिस्टम क्या है, पंचायती राज का विकास कैसे हुआ? 1992 का 73वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण, अनिवार्य एवं शैक्षिक प्रावधान। 1996 का पेशा अधिनियम, विस्तार अधिनियम क्या था? पंचायती राज के वित्तीय स्रोत और प्रभावी निष्पादन के कारण क्या थे? नगर निगम जो शहर में होते हैं, नगर निगम का विकास। 1992 का 74वां संविधान संशोधन, ध्यान रखें 1992 का 73वां संविधान संशोधन और 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन। शहरी शासनों के प्रकार, नगर पालिका कर्मी, निगम राजस्व और स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद कैसे काम करती है उसको हम देखेंगे। फिर भाग 6 में हम क्या देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, यूनियन टेरिटोरीज एंड स्पेशल एरियाज। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जैसे अभी 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 क्या है, यूनियन टेरिटोरीज 8। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि SC ST, SC शेड्यूल्ड कास्ट, ST शेड्यूल्ड ट्राइब, ये क्या होते हैं, लोगों का समूह होता है, जाति होती है, जाति। और केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इसे निकाला जाता है कि कौन सी जाति कितना लिस्ट है ये। लेकिन यहाँ पे स्पेशल एरिया मीन शेड्यूल्ड एरिया, स्पेशल एरिया जिसे हम कहते हैं, तो ये घोषित किया जाता है सरकार द्वारा। शेड्यूल्ड ट्राइब का जो होता है एरिया या स्पेशल एरिया जिसको हम कहते हैं, वो अनुसूचित जगह क्या होती है। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे काम करता है। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, संघीय क्षेत्रों संघ शासित प्रदेशों के लिए सलाहकार समितियां, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे काम करता है, इसको हम भाग 6 में देखेंगे। भाग 7 में देखेंगे संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये क्या होती है, ये काम करते हैं। जिस बॉडी का, जिस निकाय का चर्चा विषय वस्तु अगर संविधान में दिया रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान में की गई है। निर्वाचन आयोग की संरचना, स्वतंत्रता, शक्ति और कार्य, दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत,
इसके बारे में। फिर संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी चर्चा संविधान में की गई है। संरचना, निष्कासन, स्वतंत्रता, कार्य, सीमाएं, भूमिका, देखिए कितनी बड़ी कमीशन है। और इसी कमीशन के प्रोसेस में जो एग्जाम लिया जाता है IAS IPS। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, संविधान में चर्चा की गई है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ध्यान रखिएगा गठन कैसे, निष्कासन, स्वतंत्रता, कार्य, सीमाएं, भूमिका लगभग सेम ही होता है, इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ आर्टिकल्स हैं उसको याद रखेंगे एग्जाम के लिए। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ध्यान रखेंगे। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात सरकार चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए मिलाकर भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाईकोर्ट के लिए भी है, कुछ हाईकोर्ट्स ऐसे हैं जो 1 से अधिक या 2 से अधिक राज्य के लिए काम करते हैं। फिर फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसका संविधान में चर्चा किया गया है। संरचना, कार्य, सलाहकारी भूमिका। फिर अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर SC। शेड्यूल्ड कास्ट, आयोग का उदय, आयोग के कार्य, आयोग का प्रतिवेदन, आयोग की शक्तियां। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग, आयोग के कार्य, अन्य कार्य, प्रतिवेदन, शक्तियां इत्यादि। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। कैसे, संवैधानिक उपबंध। ठीक है, ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो कौन से होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दिया गया है, इसका चर्चा किया गया है। जैसे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त, आयुक्त की भूमिका, दृष्टि, लक्ष्य, कार्य, उद्देश्य। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। नियुक्तियां, कार्यकाल, स्वतंत्रता, कर्तव्य और शक्तियां, भूमिका, कैग तथा निगम, एप्पलबाई की आलोचना, ये सब। भारत के महान्यायवादी, ध्यान दें यहाँ पे क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य की शक्तियां, अधिकार, मर्यादा, भारत का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वही पद को स्टेट के लिए हम क्या कहते हैं, राज्य के लिए क्या कहते हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य शक्तियां, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर अगर संवैधानिक है तो गैर संवैधानिक भी होगा, तो भाग 8 में हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसकी चर्चा संविधान में तो नहीं की गई है, परंतु सरकार द्वारा किसी योजना के लिए, काम करने के लिए संकल्प द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है, तो उसे हम गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे नीति आयोग, जो स्थान लिया है योजना आयोग का। आप देखेंगे नीति आयोग की स्थापना, तर्काधार, गठन, विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं, उद्देश्य क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत, आलोचना, अधीनस्थ कार्यालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग, जिसके बदले में नीति आयोग को बनाया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उन्मूलन, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आयोग की स्थापना, आयोग की संरचना, आयोग के कार्य, आयोग की कार्यप्रणाली, आयोग की भूमिका। कौन से आयोग, NHRC न्यूज़पेपर में बहुत रहता है। आयोग का कार्य निष्पादन, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006। राज्य मानवाधिकार आयोग, अगर राष्ट्रीय हुआ तो राज्य भी होगा। आयोग की संरचना, आयोग के कार्य, आयोग की कार्यप्रणाली, मानव अधिकार न्यायालय। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, संरचना, कार्य एवं सेवा शर्तें, शक्तियां एवं कार्य। राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। SIC, संरचना, कार्य एवं सेवा शर्तें, शक्तियां। दोस्तों अगर इनको हम पढ़ेंगे तो जैसे केंद्र लेवल पर पढ़ेंगे तो राज्य लेवल पर पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगता है, सेम फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम चैप्टर दिया गया है और उसको अलग से पोस्ट है तो उसको जानना जरूरी है, पढ़ेंगे।
आगे हम देखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, संरचना, संगठन, कार्य, कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र, मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयां, विशल्स ब्लोअर एक्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई बहुत इंपोर्टेंट, बहुत न्यूज सुनते होंगे आप। सीबीआई की स्थापना, सीबीआई आदर्श वाक्य, उद्देश्य, दृष्टि, सीबीआई का संगठन, गठन, कार्य, प्रावधान, सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, सीबीआई अकादमी, फिर लोकपाल एंड लोकायुक्त, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। विश्व परिदृश्य, भारत में स्थिति, लोकपाल क्या होता है, कैसे काम करता है, लोकायुक्त की क्या अधिनियम है, लोकायुक्त आदि। 8 में हमने देख लिया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 7 में क्या देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय, और 8 में क्या, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब हम क्या देखेंगे कि अनसंवैधानिक आयाम, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, सहकारी समितियां, संवैधानिक प्रावधान, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, संघ की भाषा क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा है, न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ आदि, लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं, सेवाओं का वर्गीकरण क्या होता है, संवैधानिक उपबंध क्या है, ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, अन्य मामलों के लिए अधिकरण, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसी तरह एक ट्राइब्यूनल्स बनाया गया है जो उसको निर्णय के लिए हम देखेंगे किसी स्पेशल प्रोविजंस के लिए बनाया जाता है। सरकार के अधिकार तथा दायित्व, ये देखिए राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के भी अधिकार हैं, उनके दायित्व भी हैं। केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति क्या होगी, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद क्या होगा, लोक अधिकारों के विरुद्ध वाद, हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इन हिंदी लैंग्वेज, संवैधानिक प्रावधान, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम के कारण विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, विशेष प्रावधान का औचित्य क्या होता है, वर्गों का आधार और विशेष प्रावधान हम चैप्टर में देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। भाग 10 में राजनीतिक गतिशीलता, पॉलिटिकल डायनामिक्स, ये क्या होते हैं, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडी गठबंधन बहुत सुनते हैं अभी। अर्थ प्रकार, भारत में दलीय व्यवस्था, कितनी राष्ट्रीय दल होती हैं, राज्य, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता कौन देता, कैसे, इलेक्शंस, निर्वाचन, ध्यान रखें इलेक्शंस कमीशन संवैधानिक बॉडी है और यहाँ पे हम इलेक्शंस की चर्चा कर रहे हैं। निर्वाचन व्यवस्था, चुनाव तंत्र, चुनाव प्रक्रिया, मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार का अर्थ, महत्व, निर्धारक, चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका, चुनाव कानून, इलेक्शन लॉज क्या होते हैं, जनप्रतिनिधित्व, आरपीए, राइट टू रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 दोनों को संशोधन से बना था 1951, सीमांकन अधिनियम 2002, डिलिमिटेशंस कमीशंस, चुनाव संबंधी अन्य अधिनियम, नियमावली क्या होती है, चुनाव संबंधित आदेश क्या है, चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स, अभी सुनते हैं ना कि एक देश एक चुनाव, ऐसे ही क्या होते हैं, कैसे किया जाता है, चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, 1996 से पहले के चुनाव सुधार, 1996 के चुनाव सुधार, 1996 के बाद के चुनाव सुधार, 2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार, दल परिवर्तन कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, विधायकों को भेज दिया गया कहीं पे घूमने के लिए, कहीं जाने से मना कर दिया गया क्योंकि दल टूट ना जाए, विधायक भाग ना जाए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर से उधर ना चले जाए, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ, अधिनियम के उपबंध क्या है, अधिनियम का मूल्यांकन, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, अर्थ एवं तकनीक, भारत में दबाव समूह क्या होते हैं कि किसी, जैसे अभी देखेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए कृषक जो है, किसान जो है, सो संगठन क्या करते हैं, सरकार पे दबाव बनाती है, कोई समूह सरकार पे दबाव बनाती है काम करने के लिए या किसी बिल विधेयक के अगेंस्ट में, हम देखेंगे चैप्टर में डिटेल से। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता क्या होता है, राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय, राष्ट्रीय एकता में अवरोध, राष्ट्रीय एकता परिषद, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी भारत का, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, नीति निर्देश, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य, गुजराल सिद्धांत क्या होता है, क्या है, भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है, भारत की मध्य एशिया को जोड़ो, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं इसके बारे में, भारत की एक्ट ईस्ट नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी
ये हो गया भाग 10। अब भाग 11 में हम देखेंगे संविधान की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, संविधान कैसे काम करता है, हमारा संविधान कहाँ तक काम किया है, सही दिशा में जा रही नहीं, इसके लिए जो आयोग के कार्य, संविधान के कार्यकरण के 50 वर्ष, चिंता के विषय, आयोग के मत में, आयोग की सिफारिशें, और उसके बाद अपेंडिक्सेस परिशिष्ट, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 1 से 395, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, टेबल्स ऑफ प्रेसिडेंस, वरीयता अनुक्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, कौन किसके बाद, कौन किससे छोटा, कौन किससे बड़ा, संवैधानिक एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, संविधान के अंतर्गत व्याख्याएं क्या क्या की गई, संविधान संशोधन एक नजर में, अन्य संबंध संशोधन अधिनियम एक नजर में, निर्वाचन चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता क्या होती है, जन प्रतिनिधित्व आरपीए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1950, आरपीए 1951, उसी का संशोधन करके, भारत की ध्वज संहिता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अभी तक कौन कौन रहे हैं, कब से कब तक रहे हैं, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष कौन कौन है, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन, जम्मू कश्मीर के संविधान की धाराएं क्या थी, ये कुछ बदलाव के साथ हम पढ़ेंगे जो अपडेटेड है, भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित यूपीएससी के प्रश्न पीवाईक्यू, कुछ जो है स्वाभ्यास प्रश्न ऑब्जेक्टिव में होंगे, पीवाईक्यू होंगे आपका मेंस के लिए, और कुछ अभ्यास प्रश्न होंगे आपके मेंस के लिए। तो इतना हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जितने भी चैप्टर्स का हमने नाम लिया, डिस्कशन किया, यहाँ पे आप टोटल जो है सो पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से इसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।